हेलो एवरीवन, आप सभी का ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन आंसर सेशन जो डिस्कशन चलता है, आज भी उसी क्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आज के जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन में हम लोग बातें करेंगे और इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे। तो आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा के पद से संबंधित जो बातें हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो लोकसभा पद से संबंधित नीचे क्या दिए गए हैं उनसे संबंधित ही हम लोग को जवाब देना है। तो इनसे संबंधित जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य हैं, वो वक्तव्य नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, ही सी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? स्पीकर जो होता है प्रेसिडेंट के प्लेजर्स नहीं होता। प्लेजर प्रसाद पर्यंत का मीनिंग क्या होता है पहले समझ लीजिए। प्लेजर प्रसाद पर्यंत उसी पोस्ट को कहते हैं जो पोस्ट जिसके द्वारा अपॉइंटेड हो उसी के द्वारा रिमूवल प्रोविजन। यानी हमारे संविधान में ऐसे पद जो जिनके द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था हो, संविधान में उन्हीं के द्वारा हटाने की व्यवस्था हो। अगर इस तरह का कोई पद है तो उस पद को कहा जाएगा प्लेजर्स, उस पोस्ट के लिए। जैसे गवर्नर पोस्ट होता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड आल्सो रिमूव बाय प्रेसिडेंट। किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा और संविधान में हटाने की भी व्यवस्था किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड आल्सो रिमूव बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था है और हटाने की भी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा। तो प्रधानमंत्री पद भी कहा जाएगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल को भी कहा जाएगा उनके प्रसाद पर्यंत। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी ऐसे पोस्ट हैं जैसे अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आल्सो रिमूव बाय प्रेसिडेंट, तो ये प्रसाद पर्यंत कहा जाएगा। लेकिन कैग को, कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल को प्रेसिडेंट के प्लेजर्स प्रसाद पर्यंत नहीं कहा जाएगा। क्यों? कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट नॉट रिमूव बाय प्रेसिडेंट, रिमूव बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यानी हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं अंडर आर्टिकल 148 टू 151, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 में इस पद की बात की गई है। और इस पद के लिए प्रोविजन है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की हटाने की व्यवस्था जो दी गई है वो कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हटाए जाते हैं उसी तरह से। यानी ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड कर दे और राष्ट्रपति सिग्नेचर की हट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। केंद्र की सरकार अनुशंसा सिफारिश राष्ट्रपति को करे और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करने से हट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या व्यवस्था है? इसमें बहुत बड़ी रोल है हटाने में पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के अगर दोनों हाउस से सेपरेट स्पेशल मेजॉरिटी नहीं मिला, संसद के दोनों सदनों से पृथक पृथक अलग अलग विशेष बहुमत से नहीं पास हुआ तो कैग, कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल नहीं हटाए जा सकेंगे। तो इसलिए कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल नियुक्ति की व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन हटाने की व्यवस्था इनके द्वारा नहीं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। इसलिए कैग, कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल को प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं कहा गया है। स्पीकर के लिए व्यवस्था क्या है? जब कभी भी इंडिया में लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ, कभी भी हमारे देश में हाउस ऑफ पीपल लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के पश्चात क्या होता है? प्रेसिडेंट किसी अनुभवी मेंबर को, जो कई बार लोकसभा का मेंबर रहा है, सीनियर मेंबर को अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर, तात्कालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।
और आईएसपीटी में क्वेश्चन पूछा है आज से 7 ईयर्स बिफोर, 7 साल पहले, मेन वर्क ऑफ प्रोटेम स्पीकर, तत्कालिक अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड वोथ बाय प्रेसिडेंट, तत्कालिक अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं? जो कई बार लोकसभा का मेंबर इलेक्टेड होने का अनुभव रखता, कई बार लोकसभा का सदस्य रहा, ऐसे सीनियर मेंबर को अपॉइंट करते हैं और राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते, ओथ दिला देते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, उन्हीं के द्वारा शपथ लेता है। और पूछा है आईएसपीटी में मेन वर्क ऑफ प्रोटेम स्पीकर, तत्कालिक अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है क्या? लोकसभा के न्यूली इलेक्टेड मेंबर को, लोकसभा के नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको ओथ शपथ दिलाना। तो यही ऑप्शन सही था आईएसपीटी के एग्जाम में कि प्रोटेम स्पीकर तत्कालिक अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका जवाब होगा ओथ टू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, यही मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन दिया था, सही जवाब यही। तो इस तरह से प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, ओथ दिलाते हैं और वोथ के बाद लोकसभा की फर्स्ट सीटिंग होती है। तो नेक्स्ट डे लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, लोकसभा के प्रथम बैठक में लोकसभा में उपस्थित जो सदस्य हैं अपने में से किसी एक मेंबर को चुन लेते हैं। किस रूप में? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा किसी सदस्य को चुन लिए, अब उसी के साथ जैसे स्पीकर पद पर पदासीन हुआ वो मेंबर, उसी के साथ प्रोटेम स्पीकर का पोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया खत्म और कार्रवाई सब कुछ अब संभालेगा, अध्यक्षता करेगा स्पीकर। तो आप देखिए, स्पीकर किसी के द्वारा अपॉइंटेड नहीं है, उस हाउस यानी लोकसभा के मेंबर अपने में से चुने, ठीक है, अपॉइंटेड नहीं है। अब देखिए हटाने की भी व्यवस्था कैसे है। अगर हटाना है तो हटाने की व्यवस्था, फ्यूचर में कभी भी हटाना है तो लोकसभा के मेंबर उनके अगेंस्ट प्रपोजल प्रस्ताव लाएंगे और हाउस के लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का ½ इस बहुमत को कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, हिंदी में कहते हैं पूर्ण बहुमत, और इस बहुमत से पास कर दिए, उसी के साथ लोकसभा के स्पीकर का पोस्ट वैकेंट हो गया। तो अपॉइंटमेंट भी बाई प्रेसिडेंट नहीं है, रिमूवल भी बाई प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए लोकसभा का स्पीकर नॉट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा का स्पीकर राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। क्लियर, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट, ही ऑब्लिक सी नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर। तो सेकेंड ये दिया है कि ही नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज। दरअसल यहां पर जो बात की गई है इनके लिए, तो ये दिया गया ही नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his election। स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें ऐसा नहीं है कि 6 महीने के अंतर्गत ये मेंबरशिप प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं है। मैंने प्रोसीजर अभी बताया कि इलेक्शन जब होगा, जस्ट आफ्टर इलेक्शन प्रोटेम स्पीकर ओथ ले लिए सभी मेंबर, अब जो फर्स्ट सीटिंग होगा उसी में से कोई लोकसभा के किसी मेंबर को उपस्थित सदस्य अपने में से चुनेंगे। तो लोकसभा के मेंबर में से ही किसी को चूज करेंगे, चुनेंगे। मेंबर ही नहीं है तो कहां से स्पीकर की बात होगी? तो उसके बाद 6 महीने के अंतर्गत नहीं, उसी समय होना चाहिए। इसलिए विद इन 6 मंथ ये स्टेटमेंट जो दिया है कि मेंबर होना चाहिए, ये सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरा वक्तव्य भी रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। दूसरी चीज भी जान लीजिए, यूपीपीसीएस से क्वेश्चन 6 साल पहले पूछ चुका है पीटी में। ये क्वेश्चन क्या है सुनिए, स्पीकर के लिए जो व्यवस्था दिया गया है, ओथ लेता है एज ए मेंबर। मैंने अभी बताया प्रोटेम स्पीकर इलेक्टेड मेंबर को ओथ दिला दिए और नेक्स्ट डे सीटिंग होगा, तो सभी मेंबर ओथ ले लिए, उसमें जो स्पीकर भी अपने पद पर आ रहा है वो भी ले चुका है। तो एज ए स्पीकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ दिलाने की व्यवस्था नहीं है, इनकी ओथ दिलाने की व्यवस्था है एज ए मेंबर।
तो एज ए मेंबर ओथ लिए हैं, एज ए स्पीकर अपने पोस्ट पर आने के बाद कोई ओथ की व्यवस्था नहीं। यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा पोस्ट है जो उस पोस्ट के रूप में ओथ नहीं लेता है? ये स्पीकर है जो एज ए स्पीकर ओथ नहीं लेता है, मेंबर के रूप में ले चुका है। क्लियर? तो सारी बातें ये हो गई, आप समझ गए। यहां से देखिए, इस एक्सप्लेनेशन से कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर समझे होंगे। थर्ड स्टेटमेंट पर हम लोग बातें करेंगे। इफ ही सी इंटेंस टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस्ड इन द डिप्टी स्पीकर। देखिएगा, ये सेंटेंस जो ये कह रहा है कि स्पीकर जब कभी भी रेजिग्नेशन त्याग पद देना चाहता है तो डिप्टी स्पीकर को अपना त्याग पद देगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही व्यवस्था भी है, बिल्कुल सही है। कभी भी फ्यूचर में स्पीकर चाहता अपने पद से त्याग पद देना, रेजिग्नेशन, रिजाइन करना, तो ये प्रेसिडेंट को रिजाइन नहीं करेगा, पीएम को नहीं करेगा, किनको करेगा? डिप्टी स्पीकर। और फ्यूचर में डिप्टी स्पीकर भी रिजाइन करना चाहता है तो स्पीकर को। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट, तीसरा वक्तव्य बिल्कुल सही है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बी, सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के नियुक्ति की जो बात की गई है, उस समय की बात इसमें कहा गया है। Need not necessarily be a member of one of the house of the parliament, but must become a member of one of the house within 6 months. समझिएगा, need not necessarily be a member of one of the house of the parliament, but must become a member one of the houses of 6 months. यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह जरूरी नहीं है कि किसी हाउस के मेंबर, किसी हाउस के मेंबर नहीं है, तब भी वह क्या होंगे? प्रधानमंत्री बाई प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जा सकते हैं। यह व्यवस्था है, लेकिन क्या करना होगा? एक मंत्री के जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति बाई प्राइम मिनिस्टर, पीएम के द्वारा रिकमेंड हुआ, कोई हाउस का मेंबर नहीं है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिया गया, वो मंत्री नियुक्त हो गया। लेकिन विद इन 6 मंथ उसे पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर चाहिए। और मेंबरशिप की बात है, ये नहीं कि इलेक्टेड हो, इलेक्टेड नॉमिनेटेड जैसे भी हाउस का मेंबर 6 महीने के अंदर सदस्यता चाहिए, अदरवाइज 6 मंथ का लास्ट डे उनका मिनिस्टर पोस्ट समाप्त। ये बात कही गई है अंडर आर्टिकल 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के लिए भी है। तो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे, उनके लिए भी व्यवस्था है। जिस समय प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर हों, बट ये जरूरी है क्या? नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंतर्गत पार्लियामेंट के दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबरशिप आवश्यक है। आपके सामने एग्जाम्पल कौन? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी की पार्लियामेंट के दोनों में से किसी हाउस की मेंबर नहीं थी, प्रधानमंत्री नियुक्त हो गई बाई प्रेसिडेंट, और फिर राज्यसभा की मेंबरशिप प्राप्त की। कैसे? नॉमिनेशन के द्वारा। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि इलेक्टेड लोकसभा राज्यसभा किसी हाउस की मेंबरशिप, बट 6 मंथ के अंडर होना चाहिए, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट 6 मंथ के लास्ट डे समाप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों नहीं सही है, इस पर भी हम लोग बातें कर लें। बी स्टेटमेंट दिया गया है, और यह है अपॉइंटमेंट से संबंधित। नीड नॉट नेसेसरी बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कहा गया है कि दोनों में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप तो ठीक नहीं, आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय लोकसभा की सदस्यता आवश्यक है। बाउंडेड रूप ये सेंटेंस कह रहा है कि बाध्य है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सेंटेंस गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं मेंशन है। पार्लियामेंट का मेंबर हो दोनों में से कोई हाउस, ये फिक्स नहीं है कि लोकसभा का ही मेंबर हो। सेंटेंस गलत है। आगे दिया गया है मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि दोनों में से किसी एक का नियुक्ति के समय मेंबर हो, नहीं भी मेंबर है तो चलेगा, 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और नेक्स्ट है मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, कंपलसरी दिया गया है, गलत है ये जवाब।
ठीक है, सही जवाब कौन है? ए ऑप्शन, जो हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्स फॉर ए ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज। तो ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई है। भारत के संविधान में संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की जो बात की गई है, भारत के संविधान में ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त बैठक की जो बात की गई है, ये सभी बिल पर नहीं होते। कुछ बिल हैं जिन पर ज्वाइंट सीटिंग होती है। जैसे कौन से बिल हैं जिस पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती? देखिए, मनी बिल है। मनी बिल के लिए पावरफुल बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा को। ज्वाइंट सीटिंग किन परिस्थितियों के लिए है समझिएगा। ज्वाइंट सीटिंग उन्हीं परिस्थितियों के लिए है जब बिल एक हाउस से पास हो गया, लोकसभा से राज्यसभा में गया। किन परिस्थितियों में ज्वाइंट सीटिंग परिस्थिति समझिए। माना कि कोई बिल, ऑर्डिनरी बिल है, पास होकर लोकसभा से राज्यसभा में गया, और जो व्यवस्था करके लोकसभा ने भेजा है राज्यसभा में, अगर उस प्रोविजन व्यवस्था से राज्यसभा सेटिस्फाई नहीं है, सहमति नहीं है, तो क्या करेगा? वो विरोध करेगा कि बिल में दिस डिमेरिट्स है, ये कमियां हैं विधेयक में, इसलिए उसने सहमति नहीं जताई, विरोध कर रहा है। नंबर फर्स्ट, डिस्प्यूट हो गया उस बिल में दी गई व्यवस्था के कारण। डिस्प्यूट आगे कैसे होता है? अब जिसके कारण से राज्यसभा अनसेटिस्फाई है, असहमति है उसकी, जिस कारण से अमेंडमेंट करके उसको सुधार दिया, जो अमेंडमेंट करके सुधारा, जो न्यू प्रोविजन दिया, नई व्यवस्था, उससे अब लोकसभा सहमत नहीं है, वो विरोध करने लगा। इसके विरोध के कारण नंबर सेकंड हो गया डिस्प्यूट, विवाद हो गया। विवाद होने का तीसरा ग्राउंड क्या है? अगर राज्यसभा, इन दोनों में से कोई कारण नहीं है, तीसरा कारण है। वो क्या कारण है? राज्यसभा ने 6 महीने से ज्यादा उस बिल को डिले किया। 6 महीना से ज्यादा, ये विवाद होने का तीसरा कारण है, डिस्प्यूट का थर्ड रीजन। तो इन तीनों में से कोई भी रीजन होगा, तीनों में से कोई भी एक कारण होगा, तो माना जाता है उस बिल को लेकर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के बिटवीन डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। और इस विवाद को सॉल्व करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 में व्यवस्था है संयुक्त बैठक। तो इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अंडर आर्टिकल 108 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइंट सीटिंग के प्रोविजन दिए हैं। क्लियर? ज्वाइंट सीटिंग किसके द्वारा कॉल होता है? बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के अनुशंसा सिफारिश पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। आपसे पूछा जाएगा ज्वाइंट सीटिंग कॉल बाय संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किसके द्वारा? बाय प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, बाय फाइनेंस मिनिस्टर, बाय स्पीकर, बाय प्रेसिडेंट। आपका जवाब बाय प्रेसिडेंट। और ज्वाइंट सीटिंग का हेड कौन होता है? आपका जवाब प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये ज्वाइंट सीटिंग के हेड होते हैं। आगे भी सीक्वेंस होता है, अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर ये भी एब्सेंट हैं तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ज्वाइंट सीटिंग का हेड होगा। अगर ये भी एब्सेंट हैं तो एनी मेंबर इलेक्टेड बाय प्रेजेंट मेंबर, कोई भी सदस्य उस समय उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित, वही हेड होगा। और दोनों हाउस के मेंबर प्रेजेंट हैं तो वो दोनों हाउस के मेंबर मिलकर इलेक्ट करेंगे। यानी किस हाउस का हो सकता है? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है, राज्यसभा का कम है, उसी हाउस की संभावना है। क्लियर? तो डिस्प्यूट किस पर होता है? ऑर्डिनरी बिल पर और फाइनेंस बिल पर। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पावर है, इसलिए ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक और फाइनेंस बिल विधेयक, इन दोनों में डिस्प्यूट के चांसेज हैं। तीन जो रीजन है, ये तीन परिस्थितियां बनने के चांसेज है जो अभी मैं बताया, इसलिए यहां डिस्प्यूट होंगे। और डिस्प्यूट होंगे तो डिस्प्यूट सॉल्व करने की व्यवस्था फिर यही है ज्वाइंट सीटिंग। लेकिन यहां पर मनी बिल में डिस्प्यूट नहीं होगा। मनी बिल में डिस्प्यूट क्यों होगा? क्योंकि इसमें पावरफुल हाउस एक ही हाउस है, और वो कौन हाउस है? लोकसभा। राज्यसभा पावरलेस है। मनी बिल के लिए व्यवस्था है, इंट्रोड्यूस होगा, प्रारंभ होगा, इनिशिएट होगा सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा नहीं। यहां से पास होकर गया तो राज्यसभा सिर्फ क्या करेगा? 14 दिन डिले करेगा, अमेंडमेंट करने का पावर नहीं। फिर क्या होगा? अगर 14 दिन से ज्यादा रोक लिया तो राज्यसभा से पास माना गया, उनके रोकने का कोई बैड इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि इसमें अमेंडमेंट करने का पावर मनी बिल में राज्यसभा को नहीं।
पावरलेस है। अब जो चाहेगा लोकसभा वही होगा, राज्यसभा को इसमें पावर नहीं। इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में डिस्प्यूट के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके लिए पावरफुल हाउस एक ही हाउस है, लोकसभा। अमेंडमेंट करने का पावर होता तो कुछ संशोधन करता जिससे डिस्प्यूट बढ़ता, पावर ही नहीं है राज्यसभा को, इसलिए ज्वाइंट सीटिंग की प्रोविजन नहीं। आप समझ गए? तो मनी बिल में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि ये बिल मनी बिल के जैसे बाउंडेड नहीं कि लोकसभा में प्रारंभ, दोनों में से किसी भी हाउस में प्रारंभ होगा, इनिशिएट होगा, लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन इसके लिए व्यवस्था क्या है? सेपरेट मेजॉरिटी चाहिए फ्रॉम बोथ हाउसेज, दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत, लोकसभा राज्यसभा। किसी एक हाउस में अगर इसके लिए मेजॉरिटी बहुमत नहीं मिला तो माना जाएगा बिल नहीं पास हुआ, कहानी खत्म। ज्वाइंट सीटिंग का इसमें प्रोविजन ही नहीं है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं। तो दो बिल इसमें दिया गया है, बिल नंबर 2 मनी बिल धन विधेयक, बिल नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों बिल में ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त बैठक की रिक्वायरमेंट नहीं, जरूरत नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। सिर्फ एक बिल है, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, जिस पर ज्वाइंट सीटिंग होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा, क्वेश्चन आगे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, ओनली वन ओनली। क्लियर? समझ गए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 4th। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, भारत के महान्यायवादी से संबंधित व्यवस्था किया गया है, क्या कर सकते हैं, क्या उनसे संबंधित व्यवस्था है। पॉइंट फर्स्ट है, पहला स्टेटमेंट, टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा में ये अपने विचार रखने, लोकसभा में पार्टिसिपेट करने, भाग लेने का इनको अवसर है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, बी ए मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में कोई भी कमेटी है तो उसके मेंबर हो। अटॉर्नी जनरल को हमारे संविधान में व्यवस्था दिया गया है कि किसी भी सदन में कोई समिति है उनको मेंबरशिप दिया जाएगा, मिल सकता है, ये मेंबरशिप का हैसियत है। थर्ड है, स्पीक इन द लोकसभा। लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इनको पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अवसर है, सहभागी बनने का अवसर है, और स्पीक करने, बोलने, भाषण देने का भी अवसर है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा भी हम लोग देख लें वो सही है कि गलत है। फोर्थ है, वोट इन द लोकसभा। भारत के महान्यायवादी को पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस में वोटिंग का मत देने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है। ये हाउस में पार्टिसिपेट करेंगे, भाषण देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मत देने का अधिकार है। ये अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, सदस्य नहीं होते, सदस्यता नहीं, इसलिए मतदान का अधिकार नहीं। नो मेंबरशिप, नो वोटिंग। इसलिए इसमें देखा जाए तो फोर्थ जो दिया गया है, फोर्थ की बात देखिए, कहा गया है कि इसमें कौन सही है। दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, क्या कर सकते हैं। इसमें सही जवाब होगा सी, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। अब समझ गए होंगे, तो इसलिए आपका जवाब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते होते हैं, किसी भी तरह से कोई ट्रीटीज, कोई समझौते हैं, तो कोई संधि है, तो उनसे संबंधित क्या इसमें से सत्य होगा, यही देखना है। ये ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी किसी भी तरह से ट्रीटी कोई होता है, समझौता, कोई संधि होता है दुनिया के किसी देश से, तो भारत के सभी राज्यों का कॉन्सेंट होना चाहिए, सहमति, समर्थन होना चाहिए। गलत है जब आप सेंटर को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, वो ऑथराइज है किसी राज्य की, एक राज्य की भी उनके कॉन्सेंट, समर्थन, सहमति की जरूरत नहीं, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन विद द कॉन्सेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, ये भी गलत है, यानी भारत के राज्यों की बहुमत की समर्थन की जरूरत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन विद द कॉन्सेंट ऑफ
स्टेट्स कंसर्न, यानी मान लीजिए भारत के पूरे भारत के क्षेत्र के लिए कोई समझौता ट्रीटीज नहीं है, पर्टिकुलर स्टेट के लिए सीमावर्ती राज्य ही मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर रिलेटेड स्टेट कंसर्न स्टेट की सहमति चाहिए, बिल्कुल नहीं जरूरत है। मैं बता चुका हूं ऑथोराइज है स्वयं निर्णय लेने के लिए, किसी राज्य की सहमति नहीं, इसलिए सी भी गलत है। डी है विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ एनी स्टेट, इसलिए डी ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन गलत है। ओके, ऑप्शन कौन सही है? डी, ए बी सी गलत, डी ऑप्शन सही। क्यों सही है ये बातें मैं कर चुका हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर shall be collectively responsible to the parliament। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। इन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि इस सेंटेंस में कहा गया है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, नॉट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो राज्यसभा भी आ जाता है, उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, एग्जैक्ट होना चाहिए क्लियर लोकसभा, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड, द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें दिया गया द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, ये सेंटेंस कह रहा है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75 में ये बात कहा भी गया है। नेक्स्ट पार्ट में थर्ड पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। जो भी विधायी प्रक्रियाएं हैं, विधायी संकल्पनाएं हैं, विधायी जो प्रस्ताव हैं, उससे संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री की ड्यूटी, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। किसको देते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को। यह बात कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। तो जो विधायी प्रस्ताव हैं उनसे संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 78, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री की कर्तव्य की बात की गई है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये बिल्कुल प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तीसरा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस जो दिया गया है, थर्ड स्टेटमेंट, ये ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, अंडर आर्टिकल 78 मेंशन है, इसलिए सेंटेंस थर्ड भी सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसलिए क्वेश्चन का जवाब होगा बी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर? और इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7th। आइए देखते हैं बच्चों, 7th में दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। सेंटेंस से भी रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि इसमें चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन दोनों की बात कर रहा है कि सदस्य नहीं होते राज्यसभा के, ये गलत है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी हमारे देश के लिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड होता है, ओथ लेते ही, बाई प्रेसिडेंट ओथ लेते ही हो गया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसलिए इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति। तो अंडर आर्टिकल 64 ये व्यवस्था है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स यानी पहले से किसी पोस्ट के लिए वो है, वो कौन सा पोस्ट है? वाइस प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन दिया है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड हुआ, ओथ शपथ प्राप्त करते ही वो राज्यसभा का चेयरमैन, एक्स पदेन पहले से ही किसी पद पर उसके लिए है, वो पद कौन है? उपराष्ट्रपति। तो जो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए इलेक्टेड हुआ, ओथ लिया, वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। इसलिए कहते हैं पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स पहले से, और किस पद के लिए? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के चेयरमैन के लिए न इलेक्शन
न अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है। किस रूप में है? वाइस प्रेसिडेंट। तो जो भी इलेक्टेड हो गया उत प्राप्त किया वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का चेयरमैन। एक्स इसीलिए, पदेन इसीलिए, इस पद के लिए दूसरे पद की व्यवस्था है। कौन पद है? उपराष्ट्रपति। लेकिन इसी कारण से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही तो चेयरमैन है, इसलिए मेंबर नहीं। बट डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है? राज्यसभा का कोई मेंबर। और जनरली अपोजिशन का मेंबर जो होता है किसी पार्टी का सदस्य, वही डिप्टी चेयरमैन होता है ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वो मेंबर होता है, मेंबर नहीं तो वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन नहीं। इसलिए सेंटेंस गलत है, क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों के लिए कहा दिया है यहां, नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। गलत है सेंटेंस इसलिए। सेकेंड स्टेटमेंट है, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the president election, they have the right to vote in the election of vice president। कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं रखते, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनको मत देने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट कह रहा है, बिल्कुल सही है। यानी प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल बोर्ड है उसमें फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट पॉइंट निर्वाचन मंडल है राष्ट्रपति का, जिसमें कहा गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं भाग लेते, इसलिए राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए ये बिल्कुल सही। नॉमिनेटेड हैं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कहा गया है द ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या क्लियर करने के लिए कहिए द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ टाइप ऑफ मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल एग्जैक्ट है, उचित है, सही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब इसलिए होगा, ये होगा बी, सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट होगा, ये होगा द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसको होती है? जजेस की, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसको होती है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ये पावर होता है पार्लियामेंट को और किसी को नहीं। तो पार्लियामेंट समय समय से इनकी संख्या बढ़ाती रही है जो उचित समझी है। 2 जज बढ़ाना, 5 जज, 8 जज, 3 जज, 4 जो उचित समझे, तो ये उन्हीं को शक्ति है। अब ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलत ऑप्शन है। बी है द पार्लियामेंट, सही ऑप्शन यही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह पावर संविधान नहीं दिया है कि स्वयं बढ़ा सके, इसलिए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। डी है द लॉ कमीशन, ये भी गलत है, ये सही ऑप्शन है बी ऑप्शन द पार्लियामेंट। तो भारत की संसद को यह पावर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की। क्लियर? तो इसी के साथ आप कहेंगे ये आपका जवाब सही होगा, द पार्लियामेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बातें करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ इंडिया। तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित इसमें कुछ बातें दी गई हैं और उनसे संबंधित ही हम लोग बातें इसमें करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित क्या हैं, उनसे संबंधित बातें करें। फर्स्ट दिया गया है देयर इज नो मेंशन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। देखिए, भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में अविश्वास प्रस्ताव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन एनी आर्टिकल्स, किसी भी अनुच्छेद में, किसी आर्टिकल में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस का चर्चा नहीं। पार्लियामेंट रूल है ये, और वो है रूल नंबर
198 संसदीय नियम जो होते हैं प्रक्रिया, उसके 198 नंबर की जो प्रक्रिया है उसमें नो कॉन्फिडेंस की बात है। फॉर्मली भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में ये मेंशन नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए बाउंडेड है कि अपोजिशन का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस लाएगा तो बाउंडेड है ये मोशन, प्रारंभ कहां होगा, इंट्रोड्यूस कहां होगा, लोकसभा। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा और राज्यसभा में इस पर चर्चा भी नहीं होता है, सिर्फ आएगा लोकसभा में डिस्कस, यहीं पर चर्चा, यहीं पर वोटिंग, सब कुछ राज्यसभा में नहीं जाएगा। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। सही जवाब इसका इसलिए होगा, क्या इसका सही जवाब होगा कौन, अब आप सोच लीजिए। कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इसका सही जवाब होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, इसलिए सही जवाब सी होगा, बोथ 1 एंड सेकेंड सही जवाब है। क्लियर? तो ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन, भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में मेंशन नहीं है, बट ये व्यवस्था चला रहा है और पार्लियामेंट्री जो रूल है, नियम है 198, उसमें व्यवस्था दिया गया। औपचारिक फॉर्मली किसी अनुच्छेद, फॉर्मली औपचारिक रूप से संविधान के किसी अनुच्छेद में मेंशन नहीं है। और नो कॉन्फिडेंस लोकसभा में ही प्रारंभ होता है, सारी चर्चा यही। ये सेकंड सेंटेंस का रहा, स्टेटमेंट सेकंड, इसलिए ये भी सही है। सही जवाब बोथ 1 एंड 2, यानी सही ऑप्शन सी। क्लियर है? ये 9 क्वेश्चन। और इसी के साथ बच्चों आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है यहीं पर मैं ऑफ करना चाहूँगा, रुकूंगा, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैं बता दूं, ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जो ये प्रोग्राम चल रहा है निरंतर चलता रहेगा। आप इससे काफ़ी लाभान्वित, काफ़ी आपको फ़ायदा होता होगा। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे, चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेसी हो, आप आसानी से समझ सकें। और किसी भी कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन हो तो आप अनुभव करते होंगे, एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से उनसे रिलेटेड अनेक क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आप में आती होगी। तो जो भी साइड से संबंधित उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं कर रहा हूं, आप सक्षम होंगे अनेक क्वेश्चन करने के लिए, आपके अनेक डाउट सॉल्व होते होंगे, क्लियर होते होंगे। एक चीज और बता दो, जो सिविल सर्विसेज IAS और PCS का हमारे यहाँ बैच चल रहा है, उसमें मॉड्यूल्स वाइज भी क्लास चल रहे हैं। तो पॉलिटी का मॉड्यूल्स यानी इंडिविजुअल पॉलिटी आप करना चाहते हैं, वो क्लास चल रहा है। फी वगैरह सब कुछ यहाँ पता कर सकते हैं। और मॉड्यूल सिर्फ पॉलिटी, PT का मेंस में राइटिंग कैसे, PT में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सभी कुछ बहुत छोटे से अमाउंट पर आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं एंड होता है, समाप्त होता है। शेष क्वेश्चन की बातें हम अगला जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आपसे रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, मिलेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अपनी रिएक्शन दीजिएगा, कैसा लगता है ये क्वेश्चन आंसर सेशन, कोई डाउट तो नहीं रहता। और आपकी कंप्लेन, आपकी सजेशन, परामर्श के हम आकांक्षी हैं, उम्मीद करते हैं अपने विचार देंगे। थैंक यू। आपका बार बार मैं कहना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हर तरह की सर्विस सेवा देने के लिए हम सभी टीचर तत्पर हैं। थैंक यू बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।